हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शुभम मिश्रा और हम लोग हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दिव्य एकेडमी पर। तो ये है बायोलॉजी के क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक चीज़ों को सीखा था। जो बेसिक चीज़ें क्या थी एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर ये सेकंड वीडियो हम उसके आगे देखते हैं। तो जल्दी से रिपीट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा? हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि जो जैव प्रक्रम होता है, जैव प्रक्रम मेनली 4 क्रमों में होता है: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण। ये जो पोषण की प्रक्रिया ये 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। तो लास्ट में हमने देखा था कि जो स्वपोषी होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी कौन होते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण कुछ रासायनिक पदार्थों से स्वयं कर लेते हैं, ऐसे स्वपोषी जीव रसायन संश्लेषी कराते हैं। तब प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर पाते हैं। विषमपोषी का हमने वर्गीकरण किया था। विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: प्राणी संभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी। तो प्राणी संभोजी को हमने देखा था, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मृतोपजीवी हमने देखा था, ये 2 टाइप का होता है, सेप्रोफाइट और सेप्रोजोइक। तो सेप्रोफाइट में कौन आते हैं? पौधे आते हैं जो मरे हुए सड़े हुए गले पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं, और सेप्रोजोइक में कौन आते हैं? जीव आते हैं, ठीक है, जो सड़े गले हुए मरे हुए पदार्थों पर अपना भोजन का निर्माण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। परजीवी की बात करते थे, तो परजीवी क्या थे? जो दूसरे जीवित पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं: अंतः, जैसे हमारे हाथ में पाया जाने वाला अंतः जो है एंटमेवा, और बाह्य जो जू या जोक होते हैं, ये बाह्य परजीवी कहलाते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन आपको पता था कि ये आपको बताया भी गया था कि स्वपोषी जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो विषमपोषी होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। तो स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, और स्वपोषी मेनली जो सुपोषी होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी प्रकार के ही होते हैं। तो इसीलिए अब हम अगले इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझेंगे, जिसके द्वारा अधिकतर स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण खुद से कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, या प्रकाश संश्लेषी जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हैं, क्योंकि हमने सीखा कि जो स्वपोषी होते हैं ये अधिकतर स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है क्या, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आज आपको एकदम नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मजा आए और आप ध्यान से अपना सारा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर लगा सकें। तो चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या लिखा हुआ है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को हमने आपको परिभाषा दे दिया है, कुछ बच्चों की शिकायत से परिभाषा वगैरह नहीं मिल रहा है, तो कैसे करें, इसलिए हम इस वीडियो में आपको परिभाषा के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह वह प्रक्रम जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाह्य सरल अकार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन दोनों का प्रयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज से है, ठीक है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में प्यारे दोस्तों, आपको ऑक्सीजन गैस जो होता है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में, मतलब सह उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, कैसे होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में हम क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में हम नहीं, जो हमारे पौधे होते हैं, जो स्वपोषी पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? स्वपोषी जो पौधे होते हैं, ऐसे स्वपोषी पौधे जो अपना भोजन प्रकाश के माध्यम से करते हैं। तो ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे कर रहे हैं, यही हमें समझना है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि पौधे इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करते हैं, H2O वो जमीन में जाइलम के माध्यम से जड़ से ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल एक्टिव होता है और ये ग्लूकोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। साथ में कुछ जल के अणु भी वातावरण में मुक्त होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होता है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट मतलब साथ में बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाह्य सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आपने समझ ली होंगी।
और आपको ये परिभाषा भी अब याद हो गया होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का ये जो इक्वेशन है ना, जो समीकरण है, ये आप एकदम ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। क्या होता है इसमें, क्या होता है, 6CO2 12H2O ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, 6H2O बाहर जाता है वाष्प के रूप में और 6O2 का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कब होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल जहाँ पर उपस्थित होता है वहाँ पर। चलिए इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, जो अगला बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको हमेशा याद रखना है। ये तो मान लो सभी को आता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो पौधे होते हैं इनमें जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो मेनली किससे बनता है, क्या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है या जो है जल से बनता है, क्योंकि दोनों के पास O है, दोनों में O है। तो ऑक्सीजन बनता किससे, तो देखिए अगली लाइन लिखी हुई है, साफ साफ अगली लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में निर्मुक्त जो ऑक्सीजन होता है ये किससे निकलता है, जल से निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ये कहाँ से निकलता है, ये हमारा जल से निकलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, जल से होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, यही कारण है देखिए हम जो ये समीकरण लिखे हुए हैं, इस समीकरण में हमने क्या लिखा है, इसमें हमने लिखा है कि भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था और ये H2O था, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के साथ में ये क्या करते हैं, ये जो है ऑक्सीजन गैस भी निकालते हैं। अब ध्यान समझिएगा, एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर यहाँ पर O की जगह पर हम सल्फर रख देते, यानी ये H2S होता, तो यहाँ O2 की जगह पर H2 निकलता। O2 की जगह पर क्या निकलता, H2 निकलता। इससे ये प्रूफ होता है कि भाई ये जो O निकल रहा था, ये कहाँ से निकल रहा था, H2O से ही निकल रहा था, क्योंकि O की जगह पर अगर हम S ले रहे हैं तो यहाँ H2 निकल रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन या सल्फर को देने वाला होता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है कहाँ से, वो निकलता है जल के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, आगे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है। तो आगे का महत्वपूर्ण बात यह है प्यारे दोस्तों कि देखिए पौधे जब ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो ये वो क्या करते हैं, वो मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट उनके पास बनता है वो अपने पास मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ दिन में होती है, रात में तो होती नहीं है, लेकिन रात में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको पता है कि जो मनुष्य होते हैं या जीव होते हैं, दूसरे जीव पौधों के अतिरिक्त, वो आप मनुष्य में ही बताइए कि वो अतिरिक्त ग्लूकोज को, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करते हैं। पौधे तो स्टार्च के रूप में कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य किस में करते हैं, तो याद रखिएगा मनुष्य किस में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन जो होते हैं वो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि पौधे किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं और जल जड़ से जाइलम के माध्यम से प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश में यह प्रक्रिया होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही हो पाता है, जिसमें पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ में कुछ वाष्प निकलता है और ऑक्सीजन भी जो है सह उत्पाद के रूप में मुक्त होता है, जो हम श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। और ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है कहाँ से, जल से। ये बात आपको याद होगी। ठीक है, और साथ में आपने क्या सीखा कि पौधे जो अतिरिक्त ग्लूकोज का निर्माण करते हैं ये किस रूप में संचित करते हैं, स्टार्च के रूप में, जबकि हम मनुष्यों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे जैसे क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये कहाँ संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। तो देखिए एकदम साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भाग में संपन्न होती है। पौधे के अन्य हरे भाग, देखिए पौधे के हरे भाग के रूप में मेनली क्या दिया गया है, पत्ती। तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे तनों में भी होता है, फूल के बादलों में भी होता है, जहाँ पर हरे रंग का क्लोरोफिल हमारा उपस्थित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु पत्तियों में अनुकूलन, मतलब किस प्रकार पत्तियां जो है आसानी से, मेनली पत्तियां ही तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं, तो ये हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि पत्तियां प्रायः कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। ठीक है, तो पत्ती कैसी होती है, ऐसे चपटी हुई होती है। तो इसमें क्या होता है, अधिक क्षेत्रफल मिल जाता है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को अवशोषित कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में अवशोषित कर पाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट कर पाएंगी और ऑक्सीजन मुक्त कर पाएंगी। यही कारण है कि पौधे जो होते हैं मेनली मतलब यहाँ पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, पत्तियों पर रंध्रों या स्टोमेटा की उपस्थिति के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो जाता है और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं, जिनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उन्हीं रंध्रों से ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं वातावरण में। ठीक है, तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में वातावरण को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो पत्तियों में क्या पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल अधिकतर पत्तियों में ही पाया जाता है, पौधे के अन्य हरे भागों में भी पाया जाता है, लेकिन मेनली कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तो पत्तियों में उपस्थित शिराओं के द्वारा ये क्या करते हैं, जल की आपूर्ति करते हैं। अभी हमने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए था, अभी हमने सीखा ना कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए था। तो प्रकाश संश्लेषण में देखिए, प्रकाश संश्लेषण में आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हमने वातावरण से दिया, प्रकाश संश्लेषण में जल चाहिए जो जड़ से मिला। ठीक है, तो ये वातावरण से मिल जाता है, पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से, ये पत्तियों को कहाँ से मिलता है, जाइलम के माध्यम से, जड़ से। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और फिर ये जो रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, उन्हीं रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पत्तियां हैं उनकी संरचना, मतलब पत्तियां, अब आपने भी सीखा कि पत्तियां जो होती हैं ये आसानी से प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं। तो पत्तियों में ऐसा क्या है कि ये अधिकतर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग ले पाती हैं। देखिए होता क्या है कि पत्तियों की संरचना को भी हम स्पष्ट रूप से देखेंगे तो पत्तियों की संरचना में एक होता है अधिचर्म जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। पत्तियों की संरचना में ये जो एपिडर्मिस होता है ये दो प्रकार का होता है, एक ऊपरी अधिचर्म जिसे अपर एपिडर्मिस कहा जाता है और एक निचली अधिचर्म जिसे लोअर एपिडर्मिस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसमें रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा के रूप में कहते हैं। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है पत्तियों में कि जो पत्तियां होती हैं इनमें मेसोफाइल्स टिश्यू होते हैं, मेसोफाइल टिश्यू जिन्हें हम पर्ण मध्योतक, ठीक है, पर्ण मध्योतक कहते हैं। तो पर्ण मध्योतक या मेसोफाइल जो होते हैं ये मेन पार्ट होते हैं पत्तियों के, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो आज हम इनको एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और इनको हम चित्र के माध्यम से भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें देखनी नहीं है, बस आप सीधा इसका मेन फैक्ट जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेन फैक्ट इसका क्या है। तो नीचे यहाँ पर इसका जो है आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को थोड़ा सा समझते हैं और फिर हम इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये जो फिगर है ये पत्ती है, पत्ती को यहाँ से काटा गया है और ये कटा हुआ जो इस तरीके की संरचना है इसको सिरा बोला गया है। ठीक है, इसको सिरा बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एक पत्ती होती है, इसमें एक मध्य सिरा होती है और फिर इसके अन्य सिराएं भी होती हैं। तो जब इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे ना, यहाँ से कट कर देंगे तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सिरा ही तो बोलेंगे, तो सिरा ही दिखाया गया है। ठीक है, और फिर क्या क्या है, ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये फलक हैं। ठीक है, ये पत्तियों के क्या है, फलक हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मध्य सिरा, ये जो बीच में जाता है पत्ती का इसको क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर काटने पर आपको कुछ बीच में एक गोला टाइप का दिखाएगा जिसमें से क्या होता है, जड़ के माध्यम से जाइलम के द्वारा जल आता है जो यहाँ तक पहुँचता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण कराता है। ठीक है, और इसको और अच्छे से अगर देखेंगे, देखिए ये बीच का पार्ट है, मतलब पौधों को जब काटने पर माइक्रोस्कोप से ये बीच वाले पार्ट को जब देखा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसको हम और अच्छे से समझते हैं, जो है आगे इसका एक फिगर है। चलिए ये फिगर देखते हैं। तो ये फिगर दोस्तों, इस तरफ का जो फिगर है ये फिगर आपका द्विबीजपत्री पौधों का पत्तियों का है और इस तरफ जो है ये एक बीजपत्री, ये द्विबीजपत्री के लिए है और ये एक बीजपत्री पौधे के जो पत्ती हैं उनकी संरचना है। ठीक है, देखिए दोनों में मेनली अंतर क्या होता है, जो एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री, इनमें ऊपर याद देख सकते हो कि इनमें जो एक बीजपत्री होते हैं इनमें ऊपर यहाँ पर देखिए आपको रंध्र मिल जाएंगे, नीचे भी रंध्र मिल जाएंगे। जबकि जो द्विबीजपत्री होते हैं इनके ऊपर की संरचना जो होती है यहाँ पर आपको कोई रंध्र नहीं मिलता है या बहुत कम मात्रा मिलता है, जबकि नीचे अधिकतर इनको जो है रंध्र मिल जाते हैं। ठीक है, तो और बाकी जो संरचना आप देखो कि जो हमारा द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री, इसमें क्या होता है, द्विबीजपत्री में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द्विबीजपत्री में ये खम्भ संरचनाएं हैं। ठीक है, खम्भ संरचनाएं जिन्हें हम पलासाइड पैरेन्काइमा कहते हैं, ये द्विबीजपत्री पत्तियों में पाई जाती हैं, जबकि जो हमारे एक बीजपत्री हैं तो इनमें खम्भ संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें खम्भ संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। हाँ,
ऊपर खम्भ संरचनाएं द्विबीजपत्री में पाई जाती हैं, बीच में इनमें पाया जाता है कौन, स्पंजी पैरेन्काइमा, और ये स्पंजी पैरेन्काइमा द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को एयर स्पेस कहा जाता है। खाली स्थान को क्या कहता है, एयर स्पेस, जहाँ पर वायु भरी जाती है। ठीक है, रंध्र के माध्यम से वायु प्रवेश करता है। ठीक है, और ये आप जो ऊपर देख रहे हो इसको एडैक्सियल एपिडर्मिस या ऊपरी अधिचर्म, और ये जो निचले वाला सिरा आप देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, ये लोअर एपिडर्मिस या एडैक्सियल एपिडर्मिस आप इसको भी कह सकते हो। ठीक है, होता है। और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर ये क्यूटिकल की परत, पत्तियों के ऊपर की संरचना जो आप देख रहे हो ना, ये क्यूटिकल की परत होती है। तो क्यूटिकल की परत होती है पत्तियों की ऊपरी और निचली संरचना में, और बीच बीच में जो छोटे छोटे होल होते हैं ये स्टोमेटा कहलाते हैं, जहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और इनमें जाइलम भी पाया जाता है। ठीक है, इनमें जाइलम, फ्लोएम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इनको चित्र के माध्यम से समझ सकते हो, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से आप इसको बनाइए और प्रयास कीजिए कि आप इसको और अच्छे से बनाकर समझ सकें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे, आगे का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव आपको क्या लगता है, आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण किन किन पदार्थों की उपस्थिति में ही संभव है। अगर वो ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। बताइए। तो सभी मेरे देश के जाबाज नागरिक या मेरे दोस्त सभी समझ चुके होंगे कि भाई इसके लिए क्या आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है भाई क्या, क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और क्या चाहिए, जल चाहिए। और सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, अभी हमने संरचना लिखा था ना, अभी हमने संरचना में क्या पढ़ा था बताइए। अभी हमने पढ़ा था कि भाई इसमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें चाहिए जल, इसमें चाहिए सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसमें चाहिए क्लोरोफिल, और तब जाकर ये बनाता है क्या, तभी बनाता है ग्लूकोज। इसमें से कुछ वाष्प निकलता है और फिर इसमें से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन इन सबको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही नहीं तो इसका निर्माण कहाँ से होगा। H2O, जल नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में बिना रिएक्ट किए इसका निर्माण कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये दोनों होंगे भी लेकिन क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फिर ये दोनों रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। मान लो ये तीनों हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल भी है, लेकिन सूर्य का प्रकाश ही नहीं है जैसे रात में, तो क्या ये प्रक्रिया हो पाएगी, नहीं। इसका मतलब मेनली 4 चीज़ें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक अवयव हैं जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। तो चलिए क्लोरोफिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो क्लोरोफिल के बारे में समझते हैं। देखिए क्लोरोफिल ही वह मेन जो पदार्थ है जिसके कारण हम स्वपोषी नहीं हैं और पौधे स्वपोषी हो गए। ठीक है, तो देखते हैं क्लोरोफिल में ऐसा क्या होता है और क्लोरोफिल पौधे के हरे भाग में होता कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सामान्य रूप से पौधे के सभी हरे भागों में संपन्न होती है। ये हरे भाग प्रमुख रूप से पत्तियां ही होती हैं। पत्तियों के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण पौधे के अन्य हरे भाग जैसे कि हरे कोमल तने, बाह्यदल, इनमें भी होता है। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, हरित लवक नाम का एक वर्णक होता है उनमें पाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पौधों में जो है लवक पाए जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला लवक कौन सा होता है, पहला होता है वर्णी लवक, जो पौधों को रंग प्रदान करता है। जो अलग अलग प्रकार के फ्लावर दिखते हैं ये वर्णी लवक के कारण ही होते हैं। दूसरा होता है कौन, अवर्णी लवक, ये पौधे के उस भाग में पहुंचते हैं जहां प्रकाश नहीं होता है, उनमें पाए जाते हैं अवर्णी लवक। और तीसरा होता है कौन, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कुछ भी कहते होंगे, ध्यान दीजिएगा, शायद हरित लवक ही बोला जाता है। ठीक है, हरित लवक बोला जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं लवक, वर्णी, अवर्णी और हरित। ठीक है, तो 3 प्रकार के लवक पौधे में पाए जाते हैं। तो हरित लवक के अंदर ही क्या पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसी के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है कौन, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल इसी के अंदर होता है, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थोड़ा सा हिंदी का ध्यान समझिएगा, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक, जबकि क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरिण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पर्णहरिण, याद रखिएगा। ठीक है, पर्णहरिण। ठीक, चलिए, तो ये हिंदी वर्ड है, कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। चलिए आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। आगे इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए ये सब
क्लीन कर दें ताकि आपको साफ साफ दिखे सब। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये जो पौधे थे, इन पौधों के हरित लवक के बारे में समझ रहे हैं। तो हरित लवक एक दोहरी कला से घिरा हुआ गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना है जिसके भीतर एक जेलीनुमा तरल पदार्थ भरा होता है जिसे धूसर या पीटिका या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम अच्छे से करते हैं तो ये प्यारे बच्चों कुछ और नहीं, स्ट्रोमा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? स्ट्रोमा की बात चल रही है। आज हम हरित लवक को एकदम साफ साफ क्लियर तरीके से समझेंगे और इतने अच्छे से समझेंगे कि हम दूसरों को भी समझा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्लोरोफिल क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है? हालांकि किसी चिड़िया का नाम तो नहीं है, फिर भी हमारे लिए तो ये चिड़िया ही है। ऐसे क्लोरोफिल चिड़िया बराबर, है ना। चलिए, तो ये देखिए एक बच्चे ने इसका फिगर बनाया हुआ है, ये आपको थोड़ा अलग दिख सकता है। तो ये क्लोरोफिल की जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होंगे उन्हें हम समझेंगे। क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। अब इसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ होता है इसे ही हमें ध्यान से समझना है। तो देखिए ये जो पूरी संरचना आप देख रहे हो, ये संरचना किसका है? ये संरचना है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का संरचना है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है प्यारे बच्चों, इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात क्यों चल रही है? क्योंकि क्लोरोफिल ही वह अवयव है जो प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण कराता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल लेयर का संरचना होता है। कितने लेयर का होता है? डबल लेयर का संरचना होता है। तो इसे इसका ऊपर वाला लेयर होता है, इसे हम क्या कहेंगे? ये अपर लेयर है इसका, और ये जो नीचे वाली संरचना है ये आंतरिक संरचना या लोअर लेयर कह सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है। ठीक है, जो डबल लेयर की होती है। कैसी होती है? डबल लेयर की होती है। ठीक है, अब देखिए इनमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पीला पीला पदार्थ आपको दिख रहा है, ये पीला पीला पदार्थ जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो भरा हुआ है द्रव है, ये पूरा द्रव है। ठीक है, लिक्विड है। इस लिक्विड को ही हम क्या कहते हैं? इस लिक्विड को ही हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इस लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रोमा था। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो हमने समझा कि जो हमारा ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये उसका ऊपरी परत और ये इसका निचली परत किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? ये जो पीला द्रव है ये क्या था? ये स्ट्रोमा था। स्ट्रोमा जहाँ पर अप्रकाशिक अपक्रिया संपन्न होती है। प्रकाशिक अपक्रिया या अप्रकाशिक अपक्रिया क्या होता है? तो हम आगे समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण दो भागों में होता है, पहला प्रकाशिक अपक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अपक्रिया। तो प्रकाशिक अपक्रिया ग्रेना में, जबकि अप्रकाशिक अपक्रिया स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा क्या है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ ये जो पीले रंग का तरल द्रव आपको दिख रहा है, ठीक है, यही क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। इसी के अंदर ये जो आपको इस तरीके की संरचना दिखाई दे रही है, सिक्के की जैसी जो संरचना दिखाई रही है, इन्हें हम थैलेकाइड्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम थैलेकाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना आप देख रहे हो ये क्या था? ये थैलेकाइड्स था। थैलेकाइड्स, चलिए थैलेकाइड्स। तो ये कई थैलेकाइड्स एक के ऊपर ऐसे अरेंज होते हैं। ये थैलेकाइड्स की संरचना जैसे कई ऐसे आपस में अरेंज हो जाते हैं, इस पूरी संरचना को, थैलेकाइड्स का ये जो अरेंजमेंट है, इस पूरी संरचना को हम ग्रेनम बोलते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, आज आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये थैलेकाइड्स क्या है, ग्रेनम क्या है? एक और वर्ड आता है ग्रेना। सर क्या ग्रेना और ग्रेनम एक है? नहीं, दोनों में अंतर है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमने समझा कि ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डबल लेयर का स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है, जिसे हम हरित लवक बोलते हैं। हरित लवक के अंदर उपस्थित होता है ये जो पीला रंग का आपको द्रव दिख रहा है, ये द्रव क्या था? स्ट्रोमा था। इसमें जो सिक्के जैसी संरचना दिख रही है, ये सिक्के जैसी संरचना क्या है? थैलेकाइड्स है। और थैलेकाइड्स की पूरी संरचना मतलब ढेर सारे सिक्के के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं, तो इन संरचनाओं को हम ग्रेनम बोलते हैं। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और इन पूरे ग्रेनम को संयुक्त रूप से मिलाकर ग्रेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेना। एक बार फिर से, थैलेकाइड्स क्या होते हैं? जो सिक्के जैसी जो संरचनाएं एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं, इन्हें एकल संरचना को हम थैलेकाइड बोलेंगे। और इस थैलेकाइड्स का जो ग्रुप होगा उसे हम ग्रेनम बोलेंगे, और जो ग्रेनम का जो ग्रुप होगा उसे हम ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको थैलेकाइड्स, स्ट्रोमा, ग्रेनम, ग्रेना ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक डाउट और आपका होगा, और वो क्या होगा कि सर ये जो नीली नीली संरचनाएं हैं, ये जो नीला नीला दिख रहा है, जो हड्डियों के जैसे एक दूसरे के बीच में दिख रहा है, ये क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं लैमेलिया। ठीक है, लैमेलिया जो सभी ग्रेनम को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है,
तो ये पूरी संरचनाएं हो गई। अभी इसमें आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला होगा कि सर इसमें क्लोरोफिल कहाँ है, ये तो पूरे क्लोरोप्लास्ट की संरचना है, तो क्लोरोफिल इसमें कहाँ है। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। तो हमने समझा कि जो थैलेकाइड्स है एक के ऊपर एक सिक्के के रूप में अरेंज है। अब इसी के बीच में ऐसे क्वांटोसोम पाए जाते हैं। थैलेकाइड के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्वांटोसोम पाए जाते हैं, क्वांटोसोम। और इन्हीं क्वांटोसोम के बीच में पाया जाता है आपका प्यारा सा क्लोरोफिल, जिसके कारण सभी स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखिए कौन कौन से टर्म आपने इसमें पढ़ लिए हैं, तो ध्यान समझिएगा। आपने पढ़ा कि ये पूरी संरचना किसकी थी, ये पूरी संरचना था क्लोरोप्लास्ट का। उसमें ये जो पीला द्रव पूरा संरचना में भरा हुआ है, इस द्रव को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें सिक्के की जैसी जो संरचना है ये थैलेकाइड्स है। और पूरा थैलेकाइड्स का एक ग्रुप जो होता है ये ग्रेनम कहलाता है। और सारे थैलेकाइड्स के जो ग्रेनम के ग्रुप हैं, ये पूरा ग्रेनम है, सभी ग्रेनम को मिलाकर, पूरे ग्रेनम को मिलाकर ग्रेना बोला जाता है। और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से, ये ग्रेनम और ये ग्रेनम जिसके माध्यम से ये नीले नीले रंग से जुड़ा हुआ है, इसको हम लैमेलिया बोलते हैं। और थैलेकाइड्स एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, इनके बीच में दाने दाने जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्वांटोसोम कहते हैं। और उन्हीं क्वांटोसोम के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। आई होप आपको ये टॉपिक एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब इसी के बारे में लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अभी जो हमने पढ़ा वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ये हरित लवक जो होता है, ये हरित लवक जो होता है हमारा, इसको स्टॉप कर लेता हूँ मैं। तो हरित लवक क्या होता है, एक दोहरी कला से घिरी हुई आकृति, अंडाकार संरचना भी हमने देखा, दोहरी कला से घिरा हुआ था। ठीक है, उस मतलब डबल लेयर का था। तो इसके भीतरी नमक जलीय तरल पदार्थ था, जिसे हमने क्या बोला था, धूसर या पीटिका या मैट्रिक्स, जिसे आप स्ट्रोमा बोलते हो। क्या बोलते हो, स्ट्रोमा। ठीक है, जो ऐसे पीला कलर का द्रव होता है उसे क्या बोले थे, स्ट्रोमा बोले थे। ठीक है, चलिए और फिर उसके आगे क्या बोल रहा है, उसके आगे कह रहा है कि जो है किसी मैट्रिक्स या धूसर में थैले के समान चपटी बंद पुटिकाएं निर्मित संरचना होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थैलेकाइड। जो सिक्के के रूप में एक के ऊपर ऐसे अरेंज थे, इन्हें हम किसी एक को क्या बोलेंगे, थैलेकाइड्स बोलेंगे। ठीक है, और थैलेकाइड एक के ऊपर एक स्थित होकर सिक्के के ढेर के रूप में समान संरचना बनाती हैं। और इस पूरे संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे संरचना को हम ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनम बोलते हैं। और आगे क्या कह रहा है, अनेक ग्रेनम सम्मिलित रूप से ग्रेना कहलाते हैं। हमें आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि बहुत सारे ग्रेनम जो आपस में, ऐसे ढेर सारे ग्रेनम आपस में मिल जाएंगे, इनको हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, ये एनसीईआरटी का मैटर है, एकदम ध्यान से समझिएगा। आगे क्या कह रहा है कि दूसरे ग्रेनम के थैलेकाइड, अगले पेज पर हमें चलना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर दूसरे ग्रेनम के जो थैलेकाइड होते हैं, ये पटलिकाओं के द्वारा आपस में, लेमिलिया मैंने आपको बताया था ना कि ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है। ठीक है, ये ग्रेनम है, इनके बीच ऐसे जो है एक संरचना नीले कलर की पाई जाती थी। इसी को ये बोल रहा है कि क्या होती हैं, पटलिका या लैमेलिया होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या होते हैं, पटलिका या लैमेलिया होते हैं। ठीक है, पटलिका या लैमेलिया होते हैं। आगे कह रहे हैं, उनमें सूक्ष्म दानों के समान अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्वांटोसोम कहते हैं। तो जो थैलेकाइड्स होते हैं ना, इनके बीच में सूक्ष्म दाने के समान क्वांटोसोम पाए जाते हैं। और इन्हीं क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के बहुत सारे ढेर के रूप में अणु पाए जाते हैं। तो इन्हीं के रूप में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो भी आपने समझा हुआ है। तो ये जो क्लोरोफिल होता क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय रूप से क्या करता है, भागीदारी करता है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे की महत्वपूर्ण बात क्या है समझिएगा। तो आगे की महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्लोरोफिल होते हैं, ये अणु ही सूर्य के प्रकाशिक ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यही कारण है कि हम क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, ऊर्जा परिवर्तक या एनर्जी कन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी कन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया क्लोरोफिल में ही पूर्ण होती है, जबकि संपूर्ण हरित लवक इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ये पूरा हरित लवक था, और इसके अंदर थैलेकाइड्स के बीच में जो क्वांटोसोम के अंदर हरित लवक थे, उन्हीं के अंदर पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होता है। और ये पूरा हरित लवक से भाग लेता है, हम कह सकते हैं। लेकिन मेनली कौन है, क्लोरोफिल है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको लर्न करने हैं, ध्यान से समझने हैं, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए दिया हुआ है कि जो हरे पौधे होते हैं,
भोजन का संचय, हमने भी पीछे पढ़ा था कि हरे पौधे भोजन का संचय किस रूप में करते हैं, ग्लूकोज के रूप में करते हैं। यानी जो हरे पौधे होते हैं भोजन का रूप जो संचय है ग्लूकोज के रूप में करते हैं, और अतिरिक्त भोजन किस रूप में करते हैं, स्टार्च या मंड के रूप में करते हैं, स्टार्च या मंड के रूप में। भोजन अपना ग्लूकोज के रूप में और अतिरिक्त भोजन जो है स्टार्च या मंड के रूप में करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जबकि जो जंतु होते हैं ये अपने भोजन को किस रूप में संरक्षित करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के। तो हमने जो भोजन बनाया तो हमने जो भोजन ग्रहण किया था, ग्लूकोज वगैरह था, तो जब अतिरिक्त मात्रा में हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है तो हमारा यकृत उसे ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित कर लेता है, ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि पौधे में जो हरित लवक हैं इनके अतिरिक्त वर्णी लवक तथा अवर्णी लवक भी पाए जाते हैं, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, और कुछ जंतु मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषित जीवाणु जल के स्थान पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रहण करते हैं, H2S ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O होता है तो साथ में ग्लूकोज के साथ क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल ना होकर H2 तो हो लेकिन उसके साथ क्या हो, सल्फर हो, तो यहाँ से जहाँ से H2O होने की वजह से यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता था, तो सल्फर होने की वजह से यहाँ से क्या रिलीज होगा, सल्फर रिलीज होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं वो जल के स्थान पर H2S जो है गैस का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन न मुक्त करके क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे के पॉइंट को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो समझिएगा। तो सर्वप्रथम प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर क्वांटोसोम में उपस्थित क्लोरोफिल की ओर जो है ये उत्तेजित हो जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, ये एक्टिव हो जाता है, क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है। तो क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में जुड़कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अब क्या है, प्राकाशिक ऊर्जा से उत्तेजित जो क्लोरोफिल है ये और क्या करते हैं, प्राकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं तथा जल अणुओं का अपघटन कराते हैं। किसका, जल का। तो जल को ही तोड़कर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अणुओं में तोड़ते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है, तो जो CO2 होता है क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में घटित होने वाले ये तीनों घटनाक्रम दो प्रमुख पदों में पूर्ण होता है। तो ये तीनों घटनाक्रम कौन सा, ये जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये पूरा प्रक्रम दो पदों में पूर्ण होता है। और ये दो पद कौन से हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया पौधों के ग्रेना में होता है। ग्रेना में याद रखिएगा कहाँ होता है, यही पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। लर्न करिएगा ये बात को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले जो कारण है वो है, पहला है प्रकाश की उपलब्धता। मतलब भाई पौधा ऐसी जगह पर है, एक पौधा है जो ऐसी जगह पर है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुँचेगा तो क्या ये पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, और अगर ये पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो क्या यह पौधा जीवित रहेगा। तो इस पौधे को जीवन यापन करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या है, प्रकाश की तीव्रता। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। देखिए प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या है, एक और है प्रकाश की तीव्रता का मतलब, देखिए जो प्रकाश होते हैं ना, प्रकाश, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि सूर्य के जो प्रकाश, जो सूर्य था, इससे निकलने वाला जो प्रकाश था, इस प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा गया। तो प्रिज्म क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में, ऐसे 7 विजिबल कलर्स जो होते हैं इनमें ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, इनमें ये डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम विबग्योर के फार्मूले से लर्न करते हैं। ठीक है, विबग्योर के फार्मूले से लर्न करते हैं। तो देखा है, प्रयोग किया गया कि सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा गया तो इसमें से अलग अलग रंग के प्रकाश जब इस पौधे पर या पौधे के हरे भाग पर जब पड़ते थे तो इनमें कुछ परिवर्तन देखा गया। परिवर्तन क्या देखा गया, इसमें जो लाल रंग का प्रकाश पौधे के जिस भाग पर पड़ रहा था ना, वहाँ पर खूब बढ़िया जो है पौधे को ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, यानी वहाँ पर स्टार्च की मात्रा अधिक थी जहाँ पर लाल रंग का प्रकाश पहुँच रहा था। ठीक है, और जहाँ पर
जो है लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा था, सबसे अधिक स्टार्च वहाँ पर था, जिससे यह पता लगाया गया कि लाल रंग के प्रकाश में, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, कि लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, कोई पूछ सकता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्वेश्चन है ये, कि किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किसमें होता है, तो सबसे अधिक और सबसे कम ही हमको याद रखना है। तो सबसे अधिक लाल, ठीक है, सबसे अधिक लाल में होता है और सबसे कम हरे में होता है। ये आपको याद करना है, हरा लाल, हरी लाल, ठीक है, कह सकते हो। तो हरे में सबसे कम होता है, लाल में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। चलिए आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे ऐसी जगह पर है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के H2O से रिएक्शन होगा ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होनी चाहिए। आगे क्या है, जल की उपस्थिति। भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन पौधा ऐसी जगह पर है जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, जैसे रेगिस्तान हो गया, वहाँ पानी नहीं होता है, तो क्या ऐसे में जो है पौधे का विकास हो सकता है? सही प्रकार के पौधे वहाँ पर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि जल की उपस्थिति भी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तापमान की बात करते हैं, तो तापमान के लिए याद रखिएगा, तापमान के लिए आपको याद रखना है कि 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच, 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पौधे सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इससे कम इनके जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो घट जाती है। 10 से कम भी या 35 से अधिक होने पर इनके प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, क्लोरोफिल। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो ये सारी जो कारक हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। और आगे की महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई प्रकाश संश्लेषण का इतना महत्व क्यों है, क्यों प्रकाश संश्लेषण को इतने ध्यान से हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, सूर्य से प्राप्त प्रकाशिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यही पृथ्वी पर व्याप्त समस्त जीवधारियों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसका मतलब अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा दोस्तों, तो किसी को भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकाशिक ऊर्जा को पौधे क्लोरोफिल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से, क्लोरोफिल की सहायता से जो है अपने भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और उन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और उन्हीं पौधों को खाकर हम परपोषी भी अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अर्थात अगर पौधे अगर सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अगर पौधा ग्रहण नहीं करेगा, तो हम लोग भी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यानी पौधे से हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पहले पौधे लेते हैं और पौधे से निकलने वाली ऊर्जा कौन लेता है, हम लेते हैं। तो अगर ये पौधा ही नहीं होगा तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा हमारे किसी कार्य की नहीं, तो हम भी बेचारे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए पौधे हमारे लिए परमावश्यक हैं। चलिए आगे क्या है, आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, जिसका प्रयोग जो है जंतु क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो है जंतुओं द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। ये लाइन ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न जो ऑक्सीजन होता है और ये मात्रा जो होती है जंतु द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होता है। मतलब पौधे ज़्यादा ऑक्सीजन निकालते हैं जबकि हम कम ही ऑक्सीजन का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा सोचो, पौधे कम ऑक्सीजन निकालते हैं और हम ज़्यादा लेते हैं ऑक्सीजन, तब क्या होता है, सोचो क्या होता है और बताओ मुझे नीचे। ठीक है, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बराबर बनी रहती है या इसकी कमी नहीं होती है। इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हमने समझा है और मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। अब प्रकाश संश्लेषण के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कैसे भी करके आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। इसे दोबारा नहीं पढ़ना है, चाहे जितनी बार देखना पड़े, लेकिन अब इसको आपको याद कर लेना है, इसी टाइम याद कर लेना है। ये नहीं कि एग्जाम आएगा तब याद करेंगे। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण से संबंधित 2 महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो कौन है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती कैसे है। ठीक है, ये प्रकाशिक अभिक्रिया कैसे होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया कैसे होती है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और लेकिन याद रखना है, अभी से याद रखो कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। और अप्रकाशिक कहाँ होता है, ग्रेना या ग्रेनम बोल दीजिए। ठीक है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। तो याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, बाद में कहना मत सर जी बताए नहीं थे। तो सर जी तो बता दिए हैं, वो आपका काम है। तो चलो दोस्तों, आज हो गई बहुत सारी पढ़ाई, तो अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एंजॉय के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, और लगे रहो, तब तक फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।